तो देखो अभी ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से रंग बिरंग का बनाएंगे, अच्छा लगेगा देखने में भी। तो चलो क्या करेंगे, साइड से लिखते हैं, ठीक, स्पेस बचना चाहिए क्योंकि वो स्पेस का हम लोग यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एकदम बॉर्डर से बनाते हैं, हम शायद साइड में चले जाएं, मेरा फेस ना दिखे, यहाँ क्वेश्चन दिखते रहेगा, ठीक। चलो फिर यहां से स्टार्ट किए, क्या एक प्रोसेस P1 है, एक P2 है, एक P3 है, एक P4 है। बहुत है, 4 प्रोसेस है ना, आफत मचा देगा। बस देखते जाना है इसको, तुम लोग क्या करना है, बस देखना है और सुनना है और कोई काम नहीं करेंगे हम। फिर अगला क्वेश्चन क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना अपना कुछ भी डेटा इनपुट करके टेबल में। तो चलो, तो ये हो गया। बोलोगे कितना लंबा टेबल बना रहे हैं, लंबा का जरूरत है, अभी रिक्वायरमेंट फील होगा। एक क्या है, प्रोसेस आईडी। उसके बाद क्या आता था हम लोग के टेबल में, अराइवल टाइम। उसके बाद क्या आता था, उसके बाद आता था बस टाइम। बस टाइम आता था ना। तो अब इसमें क्या है, बस टाइम ना लिखकर एग्जीक्यूशन टाइम लिखेंगे। मतलब कि उसको कंप्लीट होने में, एक प्रोसेस को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगेगा वो सब यहां नोट करेंगे। तो बस टाइम नहीं लिखते हैं, बस टाइम मतलब क्या, सीपीयू टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम मतलब रनिंग का भी हम बात कर रहे हैं और आईओ वेट जितना भी है कंप्लीट चीज सबका हम बात कर रहे हैं। तो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, इसको क्या करेंगे, इसको टेबल के ऊपर रखेंगे। इसके बाद क्या है, यहां पर क्या लिखेंगे, सीपीयू टाइम। ये क्या है, यह सीपीयू टाइम है। उसके बाद मान लेते हैं कि प्रोसेस वेट करने के लिए गया, तो क्या हो गया, आईयू टाइम। उसके बाद, अरे नीचे का लाइन सीधा नहीं है, सीधा करते हैं, अरे यही सब तो करना ही है। अभी हम लोग को बहुत लंबा चलना है, अभी से सीधा नहीं है, बताओ। चलो फिर सीपीयू टाइम हुआ, पहले कुछ टाइम के लिए प्रोसेस एग्जीक्यूट किया, फिर उसके बाद आईओ वेट में जा रहा है, फिर से आया बैक होकर, आईओ वेट से कहा गया, रेडी में आया, शेड्यूल हुआ, फिर से वो रनिंग में गया। रनिंग में गया ना, फिर से रेडी स्टेट से रनिंग गया, आईओ आया और फिर से रेडी स्टेट में गया, और रेडी से एक बार और शेड्यूल होकर वो रनिंग में गया। यही देखो, रनिंग में गया, उसके बाद आईओ में गया, आईओ के बाद फिर से रनिंग में आया है। कैसे, रेडी स्टेट होते हुए। एसटीएस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसको फिर से लाया है, क्यों, इसका सीपीयू टाइम और बचा ही था। ये लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे सीपीयू टाइम। चलो तब इतना काफी है। अच्छे से अब टेबल बनाते हैं और क्या, फिर हम लोग आराम से सॉल्व करते रहेंगे। टेबल बना लिए, अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले एक और चीज देखेंगे, क्या कि अच्छा एक केस बताओ जो
सीपीयू टाइम किसी को कंप्लीट करना है, अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए बर्स्ट टाइम केवल है, ये पॉसिबल है सिस्टम में? हाँ है। सीपीयू टाइम रनिंग एस्टेट में यही तो होता ही है। इसके बाद आईओ टाइम करना है अगर, तो क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, आईओ वेट एस्टेट में जाएगा, पॉसिबल है। फिर इसके बाद सीपीयू टाइम प्लस किसी और प्रोसेस का, प्लस नहीं तो कॉमा भी लिख दो, प्लस लिखेंगे, हो सकता है दिमाग में अच्छा एक ही प्रोसेस को रन भी करवा रहे हैं, आईओ वेट भी करवा रहे हैं, तो अपने हिसाब से सिस्टम को रन करना ही नहीं, अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं, कोई और प्रोसेस है जो आईओ टाइम अपना कर सकता है क्या? तो रनिंग स्टेट में जो रन कर रहा है, हो सकता है इससे पहले कोई आईओ वेट में गया था, वो तो कर रहा था ना, स्टार्टिंग में बताए थे ना, स्टार्टिंग में क्या बताए थे, जो रनिंग में कोई है प्रोसेस, मान लो आईओ वेट के लिए गया, तो उस टाइम में क्या करते थे, उस टाइम में एक नए प्रोसेस को शेड्यूल करते थे। क्यों? पॉसिबल था कि एक अपना बर्स्ट टाइम कंप्लीट कर रहा है, एक अपना आईओ टाइम कंप्लीट कर रहा है। जब यहां पॉसिबल है, सेम वही चीज यहां लिख रहे हैं, तो यहां पर क्या हुआ, आईओ टाइम, तो सीपीयू टाइम और आईओ टाइम पैरेलली अलग अलग प्रोसेस का है, सेम प्रोसेस का नहीं है, अलग अलग प्रोसेस का है। कर सकता है क्या? हाँ ऑब्वियसली कर सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो बोलो सब कुछ पॉसिबल है तो बता क्यों रहे हैं? देखो कोई ऐसा चीज मिलेगा जो नहीं पॉसिबल होगा। इसके बाद में एक प्रोसेस आईओ वेट में था, मतलब आईओ टाइम कर रहा था अपना कंप्लीट, यही जो आईओ टाइम यहाँ वैल्यू आएगा, और एक और प्रोसेस अपना साथ साथ आईओ टाइम कर रहा था। ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कहाँ नहीं पॉसिबल होगा? जहां रैम का, मेन मेमोरी का रेस्ट्रिक्शन होगा। मान लो एक से ज्यादा प्रोसेस नहीं रह रहा है, हो सकता है उस टाइम में वो सस्पेंड हो जाए, मिड टाइम शेड्यूलर जो एमटीएस था वो आईओ से सस्पेंड कर दे, ये है पॉसिबल, हो सकता है। लेकिन ये आईओ टाइम दो प्रोसेस करे पैरेलली में, ये भी पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है। इसके बाद और क्या देखिए, और क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? इसके बाद सीपीयू केवल लिखते हैं, सीपीयू टाइम को सीपीयू आईओ पॉसिबल है, दो आईओ एक सीपीयू, हाँ ऑब्वियसली है। जब सीपीयू के साथ में एक आईओ पॉसिबल है तो दो या चार लो पॉसिबल है, क्योंकि आईओ अपना आईओ वेट स्टेट में कर रहा है, किसी और स्टेट में प्रोसेसर को मतलब नहीं है, प्रोसेसर रनिंग स्टेट में केवल है। रिस्ट्रिक्शन किसका है? रिस्ट्रिक्शन केवल और केवल प्रोसेसर का है। क्या? एक प्रोसेसर एक टाइम में एक ही प्रोसेस को सर्विस दे सकता है, मतलब सीपीयू टाइम केवल एक ही कर सकता है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो इनडायरेक्टली इसका क्या मतलब एक और निकला कि सीपीयू और सीपीयू, एक बार अच्छे से लिखते हैं, बताओ गलत हो रहा है, सोचो नहीं होगा, अब नहीं हुआ, सही हो गया। तो क्या सीपीयू है तो कर सकता है, दो प्रोसेस एक साथ में अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट कर सकता है? बोलो, इसके लिए ही इतना कथा कहानी चला है। दो प्रोसेस एक साथ में सीपीयू टाइम अपना कंप्लीट नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो एक और केस लेते हैं, सीपीयू आईओ, ये पॉसिबल है? नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दो सीपीयू आ गया, आईओ कितना भी रहे, लेकिन सीपीयू पैरेलली दो नहीं हो सकता है, ओवरलैप नहीं करवाया जा सकता है दो सीपीयू को। क्यों? हम सिंगल प्रोसेसर का ही बात कर रहे हैं,
हाँ, मल्टी प्रोसेसर हो, एक से ज्यादा प्रोसेसर हो, वहां पॉसिबल है। कितना कितना सीपीयू टाइम पैरेलल में होगा? जितना नंबर ऑफ प्रोसेसर है। हम लोग क्या कर रहे हैं? सिंगल प्रोसेसर सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं। मल्टीपल होगा, मल्टीपल का भी लिमिट है ना, कितना प्रोसेसर तुम लगाओगे? 2, 4, 10। तो जितना नंबर ऑफ प्रोसेसर होगा वो उसका लिमिट होगा मैक्सिमम प्रोसेस पैरेलल में रन करने के लिए, मतलब मैक्सिमम प्रोसेस जो अपना सीपीयू टाइम करेगा। तो यहां क्या हुआ? ये सीपीयू है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग सिंगल प्रोसेसर का ही बात कर रहे हैं। इसमें देख लिए ना क्या क्या चीज फिजिबल है पैरेलल में और क्या नहीं है। ये चीज देख लिए। कट कर दो, लो ब्लैक पेन से भी कट करते हैं, अच्छा से दिखना चाहिए। इसको भी कट करते हैं ब्लैक पेन से, बाकी सब टिक मार्क है। तो चलो ये चीज तो हो गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्यों ये बताए? क्योंकि अभी क्वेश्चन में क्या है, एक यहां सीपीयू टाइम है, एक यहां भी है। हो सकता था कि P1 का सीपीयू टाइम तुम यहां वाला कर रहे होते और यहां वाला सीपीयू टाइम भी पैरेलल में रन करवा देते, जो कि पॉसिबल नहीं था, इसलिए बताया गया है। तो चलो इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, गेंट चार्ट बना रहे थे। लेकिन इसमें अच्छे से ध्यान देना है कि पैरेलल में दो सीपीयू टाइम दो प्रोसेस का रन नहीं करे, बस यही देखना है। चलो ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? टेबल में पहले एंट्री कर लेते हैं, जो भी वैल्यू है, जो वैल्यू के लिए हम लोग रन करवाएंगे वो वैल्यू को। ब्लू पेन से एंट्री करें? नहीं, ब्लैक से करते हैं। चलो बाद में ब्लू से कट करना पड़ेगा, पेन तो चाहिए डिफरेंट। ब्लू से ही करते हैं, छोड़ो। P1 मान लो 1 टाइम में आया, अराइवल टाइम 1 था। 5, 3, 8। सीपीयू टाइम इसका कितना है? इसका सीपीयू टाइम है, मान लेते हैं 7 है। ऐसा टाइमिंग लेना है जिससे प्रीएम्पशन का चांस बने। क्वेश्चन सॉल्व करने में वही मजा आएगा, बिना प्रीएम्पशन का बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए बोलो प्रीएम्पशन का बात कर रहे हैं तो टेबल बना दिए हैं, सॉल्व करवाने जा रहे हैं। आप ऐसा तो बताए नहीं है कि कौन सा एल्गो क्या करना है। एसटीएस में बहुत सारा एल्गो था ना, एफसीएफएस, शॉर्टेस्ट जॉब, लॉन्गेस्ट जॉब, राउंड रॉबिन सब है। तो ये किसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं? तो सबसे टफ क्या लगा था? सबसे टफ में क्या था? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। क्यों टफ था वो? क्योंकि जो प्रोसेस अभी लॉन्गेस्ट होता है, कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूशन करने के बाद वो लॉन्गेस्ट नहीं रहता है, शॉर्टेस्ट होता है। नहीं बता रहे हैं, समझो बात को। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोई प्रोसेस लॉन्गेस्ट है वो कुछ टाइम बाद एग्जीक्यूशन होने के बाद वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लॉन्गेस्ट नहीं रहेगा। अब कुछ टाइम कितना होगा वो डिपेंड करता है उसके साथ में जो कंपटीटर प्रोसेस है उसका क्या टाइमिंग है। लेकिन ये बात श्योर है, कुछ टाइम बाद वो लॉन्गेस्ट नहीं रह जाएगा, छोटा तो होगा ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर लिखते हैं, चलो। लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसमें क्या है? प्रीएम्पशन भी है, इसको रेड पेन से लिख दो, याद रहे। इसमें
प्री एम्पशन, प्री एम्पशन भी करना है, प्रीएम्प्ट करना है प्रोसेस को, बीच में रोकना है, वेट करवाना है, और फिर उस टाइम जो लॉन्गेस्ट है उसको रन करवाना है। तो लॉन्गेस्ट है ना, सीपीयू टाइम इसका लिख लिया। और आगे लिखते हैं, ए मान लो 4 है, ए 5 है, ए 1 है। आईओ टाइम ऐसा करते हैं, बीच में आना चाहिए, दोनों पैरेलल में कोलाइड करना चाहिए। चलो 3 लो, 3 6 2 8। इसके बाद क्या है, सीपीयू टाइम है। यहां पर सीपीयू टाइम कुछ लेंगे 5। अब बोलोगे बहुत बड़ा क्यों नहीं टाइम लिए, 25 क्यों नहीं, 25 में बहुत लंबा होता है, इसलिए छोटा लेते हैं, वैल्यू को छोटा लेते हैं, काम वैसा ही कॉम्प्लिकेशन में करेंगे। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ ही नहीं सकता। 4 प्रोसेस को लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देकर, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कहीं भी नहीं आ सकता है श्योर शॉट। क्यों? ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और गलती होने का चांसेस को भी ये बढ़ाता है। कैसे? एक का सीपीयू करवाओ, किसी और का आईओ चल रहा होगा, किसी और के आईओ जब चल रहा होगा वो सीपीयू के साथ में कोलाइड होकर साथ साथ आईओ चलेगा। 2 आईओ भी चल सकता है साथ साथ, लेकिन 2 सीपीयू नहीं चल पाएगा, इसलिए होगा। देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी ये मान लो 7 3 6। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद यहां से बनाते हैं गैंट चार्ट। स्पेस खत्म हो फिर नीचे ला सकते हैं। एक चीज जानते हो, लाइन सीधा नहीं आता है, लाइन के लिए स्केल रखना पड़ेगा हमको, लेकिन इतना लंबा स्केल अब कहाँ से लाए हम भी, मेरे लिए भी प्रॉब्लम है। चलो फिर भी देखते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 0 से। 0 में सिस्टम में स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब देखेंगे 0 में कौन सा प्रोसेस है, उसको यहां शेड्यूल करेंगे। एक और बात जान लो, याद रखना, ये क्या है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है। सीपीयू टाइम, आईओ टाइम, सीपीयू टाइम, इसका जो सीक्वेंस है, ये सीपीयू टाइम के बाद ही ये आईओ होगा। ऐसा दिमाग मत लगाना, क्यों हो ऐसा, तो चलो आईओ को पहले कर लेंगे, नहीं कर सकते हो। क्यों? तो प्रोसेस है जो रनिंग में आया था उसके बाद ही आईओ में गया था ना। रेडी स्टेट से रनिंग में एरो था, रनिंग से रेडी में था, रनिंग से आईओ में आया, आईओ से रेडी में गया। लेकिन एक चीज याद रखना, वो देखना जो स्टेट डायग्राम है उसमें देखना, रेडी से वेट में गया था क्या, याद करो। रेडी से वेट में नहीं गया था, वेट से रेडी में आया, रनिंग में गया भी और आया भी एरो। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है रेडी टू वेट स्टेट, जो कभी नहीं हुआ था, मतलब क्या, प्रैक्टिकली आईओ टाइम से स्टार्ट नहीं होता है प्रोसेस। प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ सिस्टम में चल रहा होता है, रेडी टू आईओ नहीं जाएगा प्रोसेस। तो बोलो क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या, थ्योरेटिकल है, उसको रियल लाइफ में एग्जिस्ट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन दिया जा सकता है स्टूडेंट को चेक करने के लिए। पॉसिबिलिटी है कहीं आ जाए शायद। तो एक जान लो, ये जो सीक्वेंस है, पहला सीपीयू टाइम इसको कंप्लीट करना है एक प्रोसेस के लिए। मान लो P1 का बात कर रहे हैं, तो P1 का मोटिव क्या है, उसका अपना मकसद क्या है,
जो पहले अपना सीपीयू टाइम ए कंप्लीट करेगा, उसके बाद ए आईओ टाइम अपना करेगा, उसके बाद ए सीपीयू टाइम करेगा। इसके बाद आईओ टाइम करेगा, ए सीपीयू टाइम के बाद में आईओ टाइम करेगा या नहीं करेगा। तो एक और बात जान लो, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन, तो सीपीयू टाइम से ही स्टार्ट होगा, आईओ टाइम से स्टार्ट नहीं होता है। यहां से यहां एरो नहीं था, इसलिए नहीं होता है स्टार्ट। और एक और भी चीज जान लो, यहां पर मान लो यहां पर टर्मिनेशन स्टेट था या कंप्लीशन स्टेट बोलो, रनिंग से टर्मिनेट हो रहा था, लेकिन टर्मिनेट से कभी नहीं आया वापस। क्यों? इंड हो गया तो क्यों वापस आएगा? तो साथ एक और भी चीज ऑब्जर्व कर सकते हो क्या, कि आईओ से कभी टर्मिनेट हुआ था क्या? देखो प्रोसेस स्टेट डायग्राम में वो चीज देखो कि ये आईओ जो स्टेट था, आईओ वेट था, देखो छोटा छोटा चीज है, बहुत छोटा छोटा है, लेकिन इसको समझोगे तो शेड्यूलिंग का बहुत ही अच्छा एनालिसिस होगा दिमाग में, और एक सही एनालिसिस हो गया, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। यहां पर एरो नहीं बनाए थे ना, आईओ से टर्मिनेशन स्टेट में एरो नहीं बनाए थे ना, मतलब क्या है कि आईओ से टर्मिनेशन स्टेट में नहीं जाएगा प्रोसेस, ये पॉसिबल नहीं है। इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है, जो इंड भी जब प्रोसेस होगा, कोई भी प्रोसेस, तो सीपीयू टाइम से ही इंड होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कोई प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो सीपीयू टाइम से स्टार्ट करेगा, इंड होगा तो सीपीयू टाइम से होगा। प्रैक्टिकली हो सकता है किसी क्वेश्चन में लास्ट में आईओ टाइम दे दिया जाए, है पॉसिबल, लास्ट में आईओ टाइम दिया जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। क्वेश्चन में पॉसिबल है, क्वेश्चन फ्रेम करने वाले को भी पता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो टेस्ट करने के लिए देंगे कि स्टूडेंट का क्या अप्रोच है। ये जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है, इस डायग्राम को बस कॉपी में बनाकर रख लिया या समझा भी है। तो एक बात जान लेना, जो भी ट्रांजिशन है प्रोसेस स्टेट डायग्राम में, ये श्योर शॉट है कि जहां से जहां एरो जा रहा है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम क्या है, जो भी प्रोसेस का कंप्लीट शेड्यूलिंग है। एक प्रोसेस जब आया और जब कंप्लीट हुआ, सिस्टम का काम क्या है, सिस्टम का ही तो काम है, सिस्टम इसके लिए ही है ना, कुछ काम करने के लिए है, तो उसके लिए कुछ कोडिंग लिखते हैं, उस कोडिंग को रन करवाया जाता है, एग्जीक्यूट करवाया जाता है। कहाँ एग्जीक्यूशन होता है? रनिंग स्टेट में होता है। तो कंप्लीट जो एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम है, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक फ्लो बनाता है कि कैसे कैसे प्रोसेस कहां से कहां जा सकता है। तो आईओ वेट से नहीं गया था टर्मिनेशन में, इसका मतलब क्या है कि इंड नहीं होगा आईओ से, रेडी से डायरेक्ट नहीं आया था ना, इसका मतलब आईओ से स्टार्ट भी नहीं होगा। तो प्रोसेस को स्टार्ट होना है किससे? सीपीयू टाइम से, और इंड भी होना है सीपीयू टाइम से ही। बोलो आईओ कितना बार आएगा? 1000 बार आ सकता है, 1,00,000 बार आ सकता है, 1 करोड़ बार आ सकता है, कितना टाइम्स भी आ सकता है, लेकिन जब आईओ में आएगा तो रेडी जाकर फिर ऐसे ही जाएगा। ये साइकिल कितना भी बार चलाओ, लेकिन ये चीज श्योर शॉट है कि प्रोसेस स्टार्ट होगा अपने सीपीयू टाइम से और इंड होगा अपने सीपीयू टाइम पर। और जो सीक्वेंस है, सीपीयू टाइम पहले यहाँ है तो पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद एआईओ टाइम करेगा, उसके बाद लास्ट में ये सीपीयू टाइम करेगा। ये समझ गए? चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। जो भी चीज बताते हैं बहुत छोटा छोटा चीज रहेगा, डिटेल उसको याद रखना। याद नहीं मतलब लॉजिकली समझना है, याद ऐसा भी नहीं रट्टा नहीं मारना है, वो रट्टा मारने वाला गेम नहीं है।
रट्टा मार के गेट नहीं निकल सकता, एक बार जान लो। समझना होगा लॉजिकली। हाँ, जब नोट्स पढ़ोगे तो कुछ कुछ अपना ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। क्या ऑब्जर्वेशन होगा? तो किसी के बताने से ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। जब तुम नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे, तुम खुद कुछ चीज को दिमाग में है कि अच्छा ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। जब क्वेश्चन क्रिएट करोगे तो ह्यूमन माइंड इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, ह्यूमन माइंड को जो बात तुम बोलोगे वही चीज का आंसर वो देगा। अगर सुबह उठने का मन है, अलार्म लगाए हो, अलार्म बज गया, तुम अपने माइंड को बताओगे नहीं नहीं उठना जरूरी है। क्यों? सुबह एक्सरसाइज करना है, उसके बाद जो भी अपना रेगुलर वर्क होता है वो करना है। तो मॉर्निंग में 12 बजे के पहले अगर अपना इंपॉर्टेंट काम का एक बड़ा सा हिस्सा, एक अच्छा खासा परसेंटेज कंप्लीट कर लेंगे तो सेकेंड हाफ में उतना वर्डन नहीं होगा जो भी काम है पूरे दिन भर का। बस एक बार माइंड को ये चीज बोलो, माइंड तुमको 1000 लॉजिक दे देगा उठने का। लेकिन एक बार तुम अपने दिमाग को बोलो जो अच्छा छोड़ो आज वह नहीं उठते हैं, तुमको 1000 लॉजिक देगा नहीं उठने का। क्या क्या देगा? बोलेगा अरे एक्सरसाइज डेली करते हैं, एक दिन में क्या चला जाएगा, काम करना ही है ना, 12 बजे से स्टार्ट करेंगे, रात में 9 बजे तक करेंगे। मतलब वो निगेटिव चीज देगा। तो ऐसे ही जब नोट्स को रिवाइज करो तो उस टाइम में क्या करना है, जहां भी पॉइंट है उस पॉइंट को देखना है। कुछ हम बताएंगे भी, नीचे नोट में लिखा हुआ स्पेस दिया हुआ है नोट्स में, उसमें उस चीज को लिखो और खुद से सोचो कि आखिर ऐसा क्यों बताया गया है, ऐसा क्यों हुआ था। इससे क्या होगा, खुद का एनालिसिस होगा और खुद के एनालिसिस से जो चीज समझ में आएगा, जो तुम्हारा ब्रेन कैच कर पाएगा, उससे बेटर कोई टीचर कर ही नहीं सकता है। तुम्हारा टीचर, सबसे बड़ा टीचर तुम्हारा ब्रेन है। उससे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी से तुम मिल ही नहीं सकते हो जो कि तुमको भली भांति जानता हो। तो चलो ये बात है। इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग अपने क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक। तो ये स्टार्ट कहां से किए? स्टार्ट किए 0 टाइम से। सिस्टम में स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं कोई प्रोसेस है क्या 0 टाइम में। सबका अराइवल टाइम देखो, चेक करो, अराइवल टाइम सबका चेक करो, 0 है क्या? कोई नहीं है। मतलब क्या इससे हुआ कि 0 टाइम में कोई भी प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस नहीं है तो सीपीयू क्या करेगा? वेट करेगा, सीपीयू बैठा रहेगा, आइडियल रहेगा। मतलब क्या, 0 to 1 सीपीयू आइडियल है। बोलो 0 to 1 कैसे आ गया? अभी आप 0 पर चेक किए थे ना, 1 कैसे लिखे? क्योंकि जब हम चेक कर रहे थे ना 0 पर, तो मेरे माइंड को ये दिख गया था 1 लिखा हुआ। तुम भी जब चेक कर रहे होगे दिखा होगा तुमको भी 1 लिखा हुआ है। मतलब इनडायरेक्टली एक और भी इंफॉर्मेशन कन्वे हुआ था कि 0 तो नहीं है लेकिन 1 है। हम देखने आए थे 0 को, लेकिन 1 भी दिखा था साथ में, इसलिए यहाँ 1 लिख दिए। तो 1 में कौन सा प्रोसेस आया? 1 में आया P1। और कोई प्रोसेस है क्या 1 में? नहीं, कोई नहीं है प्रोसेस और। तो 1 में कौन आया? P1 आया। एक कैसा शेड्यूलिंग है? ये है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग, जिसमें कि प्रीएम्पशन होगा। तो क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम में क्या करेंगे? हर एक यूनिट टाइम में चेक करेंगे कोई नया प्रोसेस आया है जिसका बर्स्ट टाइम, सीपीयू टाइम ज्यादा है क्या। तो जब चेक करेंगे तो एक और चीज याद रखना, अभी देखो बताएंगे। P1 आया तो इसके बाद कौन से टाइम में आ रहा है? हमको चेक करना चाहिए था लॉजिकली, जानते हो कहां? 2 पर ही। लेकिन हम है ओवर स्मार्ट आदमी, अभी क्या करेंगे, इसको 2 पर नहीं चेक करेंगे। हम देखेंगे क्या कि 1 के बाद अगला प्रोसेस कब आया है। तो अगला प्रोसेस कब आया है? 3 पर आया है। मतलब एक बात तो श्योर शॉर्ट है कि 3 के पहले तक लॉन्गेस्ट भी P1 है और शॉर्टेस्ट भी P1 ही है, एक ही प्रोसेस है।
कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं, मतलब कंपैरिजन कब होगा, 3 पर होगा, 3 पर जाकर कंपेयर करेंगे, लेकिन होगा कब, 3 पर होगा। तो 1 से 3 पर चले गए। 3 अच्छा नहीं है, लो फिर से लिखते हैं, अच्छा से डिजाइन बना बना कर लिखेंगे। तुम केवल पढ़ते रहो, समझते रहो बात को, बैठे रहना है, भग मत जाना, ऐसा नहीं ऑफ किए चल दिए, नहीं नहीं, बैठे रहो। पानी पीना है, पानी पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहां आया, 3 पर आया। 3 पर क्या हुआ, 1 2 3 P1 रन किया है, मतलब कितना टाइम में रन किया, 2 टाइम रन किया है, 2 यूनिट टाइम के लिए रन किया है, 2 यूनिट टाइम के लिए रन किया है। तो इसका जो सीपीयू टाइम है, इसका जो सीपीयू टाइम है 7 था ना, 2 के लिए तो रन कर गया भाई, तो सीपीयू टाइम 2 कम करेंगे ना, 2 कम करेंगे। तो 7 को साइड में लिखते हैं ताकि कम करने के बाद आगे हम लोग का स्पेस रहे। तो 7 को थोड़ा साइड में लिखते हैं, ब्लू से ही लिखते हैं, ए लो 7 को यहां लिखे। कितना रन करवाए, 2 यूनिट टाइम P1 को रन करवा चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे 2 के बाद, क्यों, क्योंकि 3 में एक प्रोसेस आ रहा है, इसलिए इसको 7 को कट करके अब कितना बचा, अब बचा 5, क्यों, 2 यूनिट टाइम रन करवा लिए थे, अब बचा है 5। तो अब देखेंगे 3 जब टाइम हुआ था तब कौन सा प्रोसेस आया है, तो कौन सा आया है, P3 आया है। कब आया है, 3 पर ही आया है। तो कंपेयर करेंगे ना बर्स्ट टाइम, क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा वो शेड्यूल होगा। कौन करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इसको शेड्यूल करेगा। तो कैसे करेगा, पहले वाले P1 को प्रीएम्प्ट करेगा, अगर लॉन्गेस्ट होगा तब प्रीएम्प्ट करेगा। मान लो P1 ही लॉन्गेस्ट अभी भी रहेगा तो P1 को कंटिन्यू करेंगे जैसे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम में करते थे। तो यहां पर देखेंगे क्या, P1 का रिमेनिंग कितना है, सीपीयू टाइम 5 है, P3 का कितना है, 5 है, तो दोनों का ही 5 है। हमको करना क्या है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम करना है। जब दोनों का 5 रहे तो किसके अकॉर्डिंग शेड्यूल होगा, मिनिमम अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग होगा शेड्यूल। अराइवल टाइम दोनों में से कम किसका है, P1 का ही है। तो फिर से P1 को लाएंगे, फिर से P1 को लाएंगे, कितने टाइम के लिए रन करवाएंगे, तो क्या बोले थे, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम जब रहे तो हर एक यूनिट टाइम के लिए चेक करना है। यहां पर क्यों 2 एक बार चले गए, क्योंकि तब तक कोई प्रोसेस ही नहीं था, किससे कंपेयर करते, अब तो है ना, अब P3 है ना कंपैरिजन के लिए, वो अवेलेबल है, 3 पर ही अवेलेबल है, तो 3 के बाद भी अवेलेबल होगा जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो 3 से 1 यूनिट रन करवाए, 4 आए, 3.5 नहीं ले सकते हैं, क्यों, ये यूनिट टाइम है, यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग ही सीपीयू रन करेगा। यूनिट टाइम कितना है, ये बहुत ही छोटा है, ये 1 घंटा नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है, 1 सेकेंड भी नहीं है, ये उससे भी छोटा है। तो 3 2 4 लाए। अब क्या हुआ, P1 का एक और बर्स्ट टाइम कम हो गया ना, सीपीयू टाइम एक और कम आना, तो उसको कम करेंगे पहले। सीपीयू टाइम इसके काट कर 5 से कितना बन गया, अब बन गया 4। 4 क्यों बना, क्योंकि 1 के लिए रन करवा चुके हैं, तो 1 के लिए जब रन करवाए तो ये 4 बन गया। अब कौन है, 4 पर कौन कौन अवेलेबल है, बस यही P1 और P3, क्योंकि P2 तो 5 में आ रहा है और P4 भी 8 में आ रहा है, अभी और कोई अवेलेबल नहीं है। तो P1 और P3 को कंपेयर करेंगे, इसका 4 है, इसका 5 है, तो लॉन्गेस्ट कौन हो गया, P3 हो गया, P3 हुआ ना, इसका 4 है सीपीयू टाइम, इसका 5 है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम से करना है हम लोग को, प्रीएम्प्शन अलाउड है, प्रीएम्प्ट करेंगे। तो P1 को प्रीएम्प्ट कर दिए और P3 को जो लॉन्गेस्ट है इस इंस्टेंट टाइम में, ये 4 है 5 है, तो P3 को शेड्यूल किए। तो यहाँ क्या आ गया,
P3। आप क्या करेंगे, P3 को 1 यूनिट टाइम के लिए रन करवा कर फिर से चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोसेस अवेलेबल है चेक करने के लिए, कंपेयर कर सकते हैं। तो 4 से 5 में आए। तो जब 4 से 5 में आए, एक सेकंड आंख में कुछ आ गया। तो जब 4 से 5 में आए P3 में, मतलब 1 यूनिट टाइम इसका एग्जीक्यूशन हो गया है। तो 1 यूनिट टाइम एग्जीक्यूशन होने का मतलब है एक कम करेंगे, इसको भी 5 है ना, 5 को हम साइड में लिखते हैं, ठीक। स्पेस रहे, फाइव सबको लिख ही देते हैं यार, छोड़ो। 4, क्योंकि कट तो सब में करना है। 3, 6, 2, 8, 5, 7, 3, 6। और ज्यादा बराबर आप फॉन्ट में लिखे हैं उसको क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। चल, अब हम लोग के लिए सॉल्व करना थोड़ा आसान हो गया, स्पेस मिल गया। इस स्पेस में हम लोग सब आवारागर्दी करेंगे, जो जो इसको सॉल्व करने के प्रोसेस में होगा। चलो फिर यहाँ क्या करेंगे, अब P3 कितना के लिए एग्जीक्यूट हुआ है, P3 1 यूनिट टाइम के लिए हुआ, तो P3 को 1 यूनिट टाइम कम करेंगे, मतलब 5 को कट किए और कितना किए, 4 किए। अब फिर से क्या है, कितना टाइम हुआ है, 5 हुआ है। 5 में देखेंगे एक और चीज क्या, कि अब कोई प्रोसेस और भी आया है क्या, फिर से चेक करना है ना। हर यूनिट टाइम में चेक करना है, जितना भी अवेलेबल प्रोसेस रहेगा वो सब में कंपेयर करके लॉन्गेस्ट होगा उसको शेड्यूल करेंगे। तो 5 में गए, 5 में चेक किए, 5 में देख रहे हैं क्या, एक और भी आया है, P2 भी आ गया है। तो P1, P2, P3 तीनों ही आ गया है, और P4 8 में आया, अभी टाइम है इसको। तो अब कंपेयर करेंगे तीनों को, बस टाइम को, तीनों अवेलेबल है, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। तो शेड्यूल किसको करेंगे, जिसका अराइवल टाइम कम होगा। अराइवल टाइम कम किसका है, P1 का है। तो P1 का अराइवल टाइम कम है, तो 1 यूनिट टाइम इसको रन करवाए। तो 5 से 6 हुआ, तो P1 को 1 यूनिट टाइम रन करवाए, तो 4 से बन गया 3। फिर इसके बाद किसको करवाएंगे, अब 6 में लॉन्गेस्ट कम कोई नया जॉब आया क्या, नहीं। 8 में आने वाला, अभी यही तीनों अवेलेबल है। तब लॉन्गेस्ट कौन बना, ये दोनों में कंपेयर करेंगे। ये दोनों में पहले दोनों ही इक्वल है, अराइवल टाइम किसका कम है, P3 का कम है। P2 का 5 है, P3 का 3 ही है, मतलब पहले शेड्यूल कौन होगा, P2 और P3 में P3 शेड्यूल होगा। तो यहां फिर से क्या करेंगे, P3 कितने टाइम के लिए करेंगे, 1 यूनिट टाइम के लिए करेंगे। तो कितना आया, 6 से 7 गए, 1 यूनिट टाइम के लिए किए हैं। तो P3 को कम करके 4 था ना, अब करेंगे इसको 3, 1 माइनस कर लेंगे। इसके बाद किसको शेड्यूल करेंगे, 7 में भी अभी वही तीनों अवेलेबल है, P4 8 में आ रहा है, तो फिर से यही तीनों में कंपेयर करेंगे। देखिए क्या, P2 सबसे ज्यादा है, वो 3, ये भी 3 और ये 4 है, मतलब P2 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आया P2। P2 कितना टाइम के लिए हुआ, P2 1 टाइम यूनिट के लिए किए, तो यहाँ 8 आ गया। तो 1 यूनिट टाइम के लिए किया है, तो P2 में भी माइनस करेंगे उसके CPU टाइम को। CPU टाइम को माइनस किए जब, तो कितना, 1 माइनस करना है, तो 4 बन गया, अब 3। अब देखो क्या चीज है, अब एक और भी प्रोसेस है जो 8 में आ चुका है। हर यूनिट टाइम में हम लोग क्या कर रहे थे, यूनिट टाइम में हम लोग चेक करते हैं क्या कि कितना प्रोसेस अवेलेबल है। हो सकता है कभी कभी कोई नया प्रोसेस अराइव हो जाए, तो उसको भी इंक्लूड करके सब में कंपेयर करेंगे।
जैसे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम में किया करते थे। तो यहाँ अवेलेबल कौन है? P4 अवेलेबल है। इसका CPU टाइम कितना है? 1 है। ये सबका कितना है? 3 है। ये तो शॉर्टेस्ट है ना, लॉन्गेस्ट नहीं रहा ना। शॉर्टेस्ट वाले को शेड्यूल करेंगे। शॉर्टेस्ट में किसको करेंगे? पहले शॉर्टेस्ट में करेंगे P1 P2 P3 तीनों इक्वल है। इसका मिनिमम अराइवल टाइम किसका है? P1 का है। तो P1, उसके बाद किसका है? P3, उसके बाद P3, उसके बाद P2। यही है ना। P1 P2 P3 के बाद कौन सा है? P1, उसके बाद P3, देखो 1 3 5, यही सीक्वेंस है ना। 1, उसके बाद कौन आया? 3 आया, उसके बाद P2 आया। तो अब एक चीज यहां नोटिस करो, एक बात जान लो, आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना है। आंख और दिमाग दोनों ही खुला होना चाहिए। ये नहीं कि भांग के नशे में चल रहा है क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व कुछ और कर रहे हैं। आंसर आया, लास्ट में आया, ओ शिट मैन, आंसर नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। आराम से सॉल्व करेंगे, देखना है, ध्यान देना है उसमें। अब जबरदस्ती ऐसा नहीं कि जो 2 मिनट करने में लग रहा है उसको 20 मिनट में कर रहे हैं। हम समझा रहे हैं इसलिए हमको टाइम लग रहा है, इसलिए कुछ नया चीज बताएंगे। देखो यहाँ क्या हुआ, एक चीज ऑब्जर्व करो। अभी क्या आया है पैटर्न? अगर एक एक यूनिट टाइम करवाते तो क्या पैटर्न आता है? मान लो P1 को पहले करते तो P1 एक कम था, यहाँ 2 आ जाता, फिर P2 और P3 सेम ही रहता, फिर ये दोनों सेम है, मिनिमम अराइवल टाइम P3 को करते, फिर उसके बाद P2 को करते। मतलब क्या? यहां देखो 1 3 2, फिर से 1 3 2, रिपीटेशन है ना। ये क्या है? 1 3 2, देख लो पैटर्न को नोटिस करो। इससे क्या पता चलता है कि जब तक ये तीनों का CPU टाइम कंप्लीट ना हो जाए तब तक सेम सीक्वेंस में, सेम पैटर्न में गैंट चार्ट में ये आने वाला है। तो क्या करेंगे? 2 3 बचा है ना सबका, 2 रन करवा लेते हैं। तो इसको भी 2 रन करवाए, इसको भी, टोटल ओवरऑल यहां पर लिख लेंगे, ये टाइम लिखेंगे। ऐसा नहीं कंटिन्यूअस 2 P1 नहीं रन कर रहा है, सिस्टम में नहीं रन कर रहा है, सिस्टम में यही पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ एक यूनिट टाइम ही आएगा, उसके बाद P3 आएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग को एक टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करके सबका कंप्लीशन टाइम लिखना है, टर्न अराउंड टाइम लिखना है और वेटिंग टाइम लिखना है। तो हम लोग का पर्पस है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसे रन करेगा उसके अकॉर्डिंग ही। तो ये पैटर्न ऐसे ही आने वाला। सबको 2 लगभग रन करवाए, सबको 2 लगभग नहीं, एग्जैक्टली। तो 2 रन करवाए, कितना टाइम लगेगा? 2 इसको दिए, 2 इसको, 2 इसको, तो टाइम कितना लगा? 2 4 6। मान लो 3 करवा दे तब कितना टाइम लगता? 3 3 3, तो कुछ टाइम लगता। लेकिन ये P4 को छोड़ दोगे, ये भी तो 1 है ना, कहाँ जाएगा? मतलब लास्ट में आया तो कोई वैल्यू नहीं है। अरे छोटा रहता है, जो लास्ट में बच्चा आता है सबसे छोटा रहता है, उसका मान सम्मान इज्जत उसी का मिलता है, छोटे वाले को। अब नालायक निकल जाए अलग बात है, लेकिन वैल्यू तो रहता है भाई। तो चलो 2 रन करवाते हैं। ठीक, टोटल 6 हुआ, मतलब 8 से 8 + 6 कितना हो गया? 14। इसको लिख रहे हैं, बीच वाले को नहीं लिखे हैं। क्यों? बीच वाले से मतलब ही नहीं रहा है, हम लोग टोटल एग्जीक्यूशन का पैटर्न देख रहे हैं। 14 हुआ ना, 14 में क्या करेंगे? 14 हुआ, 2 यूनिट टाइम सब रन किया है। इसमें से 2 कमेगा, 1 हो गया, इसमें से 2 कमा तो 1 हो गया, इसमें से भी 2 कमा तो 1 हो गया। अब सबका 1 हो गया है, टाइम है जो 14 हो चुका है। इसके बाद देखेंगे मिनिमम कौन है? मिनिमम 1 है, मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम भी 1 है।
हम लोग को क्या लेना है, लार्जेस्ट लेना है, मैक्सिमम लेना है। ये सब में मैक्सिमम कौन है, सब इक्वल ही है। अब मिनिमम मान लो या मैक्सिमम मान लो, तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। तो अराइवल टाइम कैसे पैटर्न में है, यहां तक का सेम पैटर्न रहेगा, एक और ऐड होगा P4। तो बोलोगे तो एक बार और कर लिए होते, दो दो किए, तीन तीन कर लिए होते, तीन तीन कर दे तो ये वाले लास्ट वाले सोचते कि अच्छा सबको कर लेना है, लास्ट वाले को फिर से अरेंज करना है, मान लो ये ज्यादा बड़ा होता। तो इसीलिए O1 है ना, अभी मान लो ये 2 होता, फिर क्या करते, नहीं कर सकते थे ना, इसीलिए तो फिर से क्या किए, ब्लू पेन से यहां आया P1 P2, नहीं O1 3 2, गलती देखकर सोच रहे हो गलती किया, हाँ चलो कोई नहीं, होता है प्रिंटिंग मिस्टेक और क्या। O1 3 2 1 3 P2, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा P4। कितना कितना टाइम रन किया है, इसका भी O1, इसका भी O1, इसका भी O1, इसका भी O1, सब रन किया ना। अब देखो क्यों नहीं हम तीन तीन लिए थे, बात को समझना। अब क्या है, गेम स्टार्ट्स नाउ। अब देखो कैसे गेम स्टार्ट हुआ है, जब P1 को किए, ये बात श्योर है सीक्वेंस ही रहेगा, CPU में रन करने का सीक्वेंस यही रहेगा, ये बात पक्का है। लेकिन 14 है ना, P1 को कहां लाए, 15, एक यूनिट टाइम जो रन किया है P1, तो ये P1 हो गया खत्म हो गया ना। P1 क्या करेगा, ऐसा थोड़ा ही है कि अच्छा P2 P3 P5 P4 से दोस्ती हो गया, अब P1 कंप्लीट कर लिया, आराम से बैठकर देख रहा कि अच्छा ये लोग को भी कंप्लीट होने देते हैं, साथ में ही चलेंगे। वो दोस्ती वाला कहानी नहीं है, यहाँ पर अपना सेपरेट है, साथ में भले ही आया लेट आया, लेकिन दोस्ती को लेकर नहीं है कि वो वेट नहीं करेगा, ये अपना काम कंप्लीट हो गया तो अपना आगे का भी काम करेगा। ये तो कैसे काम करेगा, इसका अगला क्या है, IO टाइम है। तो IO टाइम और CPU टाइम साथ में चल सकता है क्या, हाँ चल सकता है। एक प्रोसेस का IO टाइम और किसी और प्रोसेस का CPU टाइम पैरेलल में चल सकता है। एक से ज्यादा प्रोसेस का साथ में IO टाइम भी चल सकता है। अभी बताए थे ना, केवल और केवल दो प्रोसेस का या दो से ज्यादा प्रोसेस का पैरेलल में CPU टाइम नहीं चल सकता है। क्यों, क्योंकि CPU टाइम होता है कहाँ, रनिंग स्टेट में। रनिंग स्टेट में कौन बैठा है, प्रोसेसर का कहना है क्या है, एक बार में एक ही जॉब को हम सॉल्व करेंगे, चाहे कितना भी टाइम के लिए करें, ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन एक इंस्टेंट टाइम में बस एक ही प्रोसेस को हम सर्व कर रहे होंगे। तो देखो यहाँ क्या हुआ, जब 15 हुआ, 15 में P1 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। उसके बाद कौन है, P3 आया, ये भी एक यूनिट टाइम के लिए रन किया है ना, तो ये बन गया 16। तो जब P3 कंप्लीट कर रहा होगा, P3 जब कंप्लीट कर रहा होगा, O1 है, ये जब कंप्लीट कर लिया तो P1 क्या किया, P1 बैठा नहीं था, अपना आगे का काम कर रहा था। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे मैनेजमेंट के लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक आदमी कुछ कर रहा है दूसरे को देखते रहेंगे, क्या वो कर रहा है सामने वाला, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम देख रहे हो ना दूसरे को। मान लो हम पढ़ा रहे हैं, कोई और आदमी है जो देख रहा है कि पढ़ा रहा है, काम क्या था, देखना नहीं काम था, उस आदमी का अपना इंडिविजुअल भी कुछ काम था, वो क्या किया, अपना काम को छोड़कर देखने में अपना टाइम बर्बाद किया। लेकिन देखो ये प्रोसेस समझदार है कि ऐसा नहीं करेगा, ये समझदार है और पंक्चुअल है, अपना काम को ध्यान में रखते हुए चलेगा वो। तो क्या किया, P1 क्या देखा कि जब P3 एग्जीक्यूट कर रहा था, इसका अपना CPU टाइम खत्म हो गया था ना, ये क्या करेगा, अपना IO टाइम कंप्लीट करेगा। कितना, जितना टाइम में रन किया है, IO टाइम में पैरेलल में अपना कंप्लीट करेगा। क्यों कंप्लीट करेगा, क्योंकि CPU टाइम यहाँ पर एक कंप्लीट कर रहा है, तो इसके पैरेलल में IO टाइम कर सकता है, अलाउड है।
क्योंकि ये किसी और स्टेट में है, ये रनिंग स्टेट में है, ये आईओ वेट में है। तो वेट स्टेट में है, अपना काम कर सकता है, तो किया अपना काम, देखो अपना काम कर लिया ना। इसीलिए 3-3 नहीं लिए थे, समझ रहे हो ना। इस तरीके से करना है, किसी का आईओ कोलाइड कर रहा है उसको ओवरकम नहीं कर लेना है, उसको देखते हुए चलना है। फिर आप देखो क्या होगा। अब इसके बाद में P2 आया, तो जब P2 आया यहाँ एक यूनिट टाइम में भी रन करेगा। क्यों? क्योंकि P2 का भी तो एक ही बचा है ना CPU टाइम, और P4 का भी एक ही है, सब एक ही बचा था। क्यों? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम में यही तो होता है लास्ट में, सबका इक्वल पैरेलल में रन करता है, सब पैरेलल में पैटर्न बनाकर रन करेगा। तो क्या हुआ, P2 1 यूनिट टाइम के लिए रन किया। P2 यहाँ 16 से 17 आया, तो P2 क्या किया, P2 का CPU टाइम हो गया कंप्लीट। जब P2 का CPU टाइम कंप्लीट हो रहा था, P2 का जब CPU टाइम कंप्लीट हो रहा था, तो P1 क्या कर रहा था, P1 अपना आईओ कर रहा था। P1 बैठा नहीं था, ये क्या देखा, अच्छा तुम कुछ और काम कर रहे हो, ठीक है तो हम भी अपना काम करते हैं। पंक्चुअल आदमी है ना, डिसिप्लिन है इसके पास में। तो यहाँ पर ये अपना आईओ टाइम किया, कितना टाइम के लिए, उतना ही टाइम के लिए, क्योंकि टाइम तो सिस्टम में एक ही रन कर रहा है ना। ये बेईमानी शैतानी भी नहीं करेगा कि ये एक के लिए किया तो हम आईओ अगले किसी और स्टेट में हम 5 यूनिट टाइम अपना रन करवाए, नहीं, ये नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये 1 किया, इसके साथ में इसके पहले क्या था, P2 के पहले P3 था। P3 क्या था, वो भी कंप्लीट हो चुका था ना पहले, तो P3 भी अपना आईओ टाइम करेगा, ये भी पंक्चुअल है, तो P3 भी अपना आईओ टाइम किया। अब P2 का क्या हुआ, P2 का CPU टाइम खत्म हो चुका है। अब आया P4 क्या किया, P4 का CPU टाइम 1 ही है, 1 अपना कंप्लीट करेगा वो। तो P4 अपना 1 कंप्लीट करके कहाँ आया, P4 आया 18 पर, ये अपना CPU टाइम कंप्लीट कर लिया, ये अपना CPU टाइम कंप्लीट कर लिया। तो जब P4 अपना CPU टाइम कंप्लीट कर लिया, तो क्या हुआ, उस टाइम में ये तीनों प्रोसेस कहाँ था, ये तीनों प्रोसेस ए भी अपना कंप्लीट कर लिया CPU टाइम, मतलब आईओ के लिए आ चुका है, भी रेडी है आईओ अपना करने के लिए। P1 ऑलरेडी आईओ को कंप्लीट कर रहा है, और P3 भी आईओ में ही है, वो भी अपना आईओ टाइम कर रहा है। अब क्या हुआ, तीनों अपना आईओ टाइम करेगा, कितना करेगा, जितना टाइम अभी P4 अपना CPU टाइम किया था, 1 किया है ना, तो 1 करेगा। देखो ये अपना 1 कंप्लीट किया, ये 6 था तो ये 5 आया, ये 1 कंप्लीट किया, यहाँ इसका 8 है, तो नहीं P4 नहीं करेगा, P4 लास्ट है ना, P4 अभी नहीं करेगा। यही फ्लो में गलती होता है, ऐसा गलती नहीं करना है। P4 तो अभी रन किया है, P4 जब अपना CPU टाइम कर रहा था, P4 जब अपना CPU टाइम कर रहा था, तभी तो ये तीनों आईओ किया है, तो P4 का अभी नहीं कमेगा। P4 का कब कमेगा, अब कमेगा, कोई CPU कर रहा होगा तो ये अपना आईओ करेगा एग्जीक्यूट। तो अब देखो क्या है, P1 हो चुका है ना, अब देखेंगे P1 और P3 कंप्लीट कर लिया है अपना आईओ, तो उसके बाद में P2 का आईओ बचा है, P4 का बचा है, मतलब कि जब तक ये आईओ कंप्लीट ना हो जाए तब तक अगला CPU टाइम नहीं कर सकता है। ये सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। क्यों? इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन है ना, पहले CPU टाइम, उसके बाद आईओ टाइम, उसके बाद फिर से CPU टाइम। यहाँ भी एक एरो दे देते हैं। अभी क्या बताए थे, जब एक प्रोसेस कर रहा था अपना काम, दूसरा प्रोसेस अपना आईओ टाइम कर रहा था। अभी मेरे सामने एक आदमी खड़ा है, वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी कैसा प्रोसेस है, वो आदमी लेजी प्रोसेस है, लेजी। ये क्या था, एक्टिव था। लेजी प्रोसेस है क्या, लेजी प्रोसेस हमको देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हंस भी रहा है, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग अपना कंप्लीट करो। क्या, ये क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। तो अब देखो क्या हुआ, P4 यहाँ कंप्लीट हो गया है, P4 कंप्लीट हो गया। इस समय तक एक चीज ऑब्जर्व करो क्या, कि P1
और P3, ये दोनों का आईओ टाइम खत्म हो गया है, मतलब अगला सीपीयू टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हो चुका है वो। अब जैसे ही गैंट चार्ट में आगे बढ़ेंगे वो अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट कर रहा होगा। तो किसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करेगा? इतना देर से जो बता रहे हैं किसके अकॉर्डिंग कर रहे थे लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और प्रीएम्पशन भी है। तो अब लॉन्गेस्ट चेक करेंगे, तो लॉन्गेस्ट कौन है? तो बताओ लॉन्गेस्ट कौन है? कौन कौन है सीपीयू टाइम के लिए रेडी? P1 और P3 दोनों ही रेडी है, तो ये दोनों सीपीयू टाइम अपना कर सकता है। इसमें लॉन्गेस्ट कौन है? एक 3 है, एक 5 है, तो ऑब्वियसली P1 ही लॉन्गेस्ट है ना, तो P1 है लॉन्गेस्ट, P1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे, P1 को शेड्यूल करेंगे। तो ब्लू पेन से करेंगे। यहां क्या हुआ? P1 आया, P1 आया, कितना टाइम में करेगा? तो अब दिमाग से करना है, ठीक, दिमाग भी लगाकर करना है ये चीज। जब P1 वो किए, एक यूनिट टाइम भी करवा सकते थे कि एक यूनिट टाइम करवाए फिर से चेक किए। देखिए क्या करें, एक यूनिट टाइम करवाते हैं तो क्या होगा, इससे बड़ा तब भी ये रहेगा, ये 3 है, ये 4 ही रहेगा, इससे तो बड़ा है, इसका आईओ टाइम अभी 5 बचा है, इसका आईओ टाइम 8 बचा है, तो मतलब 2 भी अगर करवा लेते हैं तब भी इसके बराबर ही आएगा ना, तब ये दोनों में कंपेयर करते रहेंगे, क्योंकि अभी 1 करवाएंगे तो ये 4 घटकर होगा, तब तक किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, इसको कोई अवेलेबल ही नहीं है। ये दोनों अपना आईओ टाइम में बिजी है और इसका सीपीयू टाइम कम है, और हमको करना है क्या सॉल्व? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम। तो इसको कितने टाइम के लिए करवाएंगे? P1 को 2 यूनिट टाइम के लिए शेड्यूल करेंगे। तो P1 2 के लिए हुआ, कितना हो गया? 22 यूनिट टाइम के लिए किया है, तो यहां से क्या कम गया? यहां से 2 यूनिट टाइम के लिए हुआ तो 5 - 2 3 हो गया, 2 यूनिट टाइम में कर लिया है। ये क्या किया? P3 वेट कर रहा है, P3 कुछ नहीं कर रहा, क्यों? अपना आईओ टाइम कंप्लीट कर लिया है। अब इसको शेड्यूलर एसटीएस चांस दे ही नहीं रहा है, क्योंकि शेड्यूल कौन कर रहा है? ये गैंट चार्ट में कौन ला रहा है? रनिंग एसेट में कौन लिया था? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर लेकर जा रहा है, इसके हाथ में अब नहीं बचा है कुछ, इसको वेट करना ही करना है। लेकिन इसको वेट करना है, सही बात है। P2 क्या करेगा? P2 को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का जरूरत है क्या? नहीं है। आईओ स्टेट में एसटीएस दिखाए थे, प्रोसेस स्टेट डायग्राम में आईओ में एसटीएस नहीं था ना, तो ये क्या करेगा? जितना टाइम में P1 एग्जीक्यूट किया है उतना टाइम में ये अपना आईओ टाइम कंप्लीट करेगा। तो क्या हुआ? 2 यूनिट टाइम के लिए किए हैं ना, 18 to 20 गया है, 2 यूनिट टाइम, ये अपना 2 यूनिट टाइम कंप्लीट करके 5 है तो 2 किया तो बचा कितना? 3। ये भी अपना 2 किया तो बचा कितना? 6 बचा है। अब देखो क्या हुआ, अब ए भी 3 है और ये दोनों तो P2 और P4 तो अभी आईओ टाइम में ही है, उसे कंपेयर करना ही नहीं है। अवेलेबल कौन है? P1 और P3। तो P1 और P3 अवेलेबल है, दोनों ही इक्वल है। पहले कौन शेड्यूल होगा? पहले जिसका अराइवल टाइम कम हो। अराइवल टाइम P3 और P1 में कम किसका है? 1 का है ऑब्वियसली, ये 1 है, ये 3 है, मतलब P1 को पहले शेड्यूल करेंगे। तो यहां क्या किए? दोनों इक्वल आया तो फिर से P1 ही आया। तो अब एक और चीज दिमाग लगाना है, क्या? अच्छा, P1 को जब कर लेंगे तो क्या होगा? P3 लॉन्गेस्ट हो जाएगा ना। जब P1 को करेंगे तो ये कम होकर 2 होगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये रन करेगा, फिर से दोनों इक्वल होगा 2 फिर उसके बाद अराइवल टाइम मिनिमम लेंगे, समझ रहे हो? फिर से समझा रहे हैं, देखो एक बार। P1 को जब शेड्यूल करेंगे वहां पर इसका वैल्यू कितना होता? इसका वैल्यू हो जाता 2, तो ये ज्यादा बड़ा 2 और 3 में बड़ा कौन होता? अगले टाइम में ये ज्यादा बड़ा होता 3 है, तो फिर इसको भी एग्जीक्यूट करवाते तो बनता है 2, फिर दोनों इक्वल हो जाता। फिर मिनिमम अराइवल टाइम लेते,
ए बन जाता 1, ए बन जाता 1, फिर से इक्वल हो गया। ए सबको तो आने में टाइम है ना, अभी इसका 3 है ना, 3 यूनिट टाइम के बाद ये अवेलेबल ही होगा, जान लो। 3 यूनिट टाइम के बाद ये प्रोसेस सीपीयू टाइम के लिए रेडी ही होगा, और ये तो 6 यूनिट टाइम के लिए होगा। 6 यूनिट टाइम के बाद वो अपना सीपीयू पर आएगा। तो ये तो अवेलेबल होने से रहा, ये हो सकता है कब, 3 के बाद, मतलब P1 और P1 P2 ये रिपीट होगा। कितना के लिए, 3 के लिए। तो डायरेक्ट 3 लिखेंगे, क्या एक ही बार में रन करेगा अल्टरनेट ही। रन करने का जो है अपना सीपीयू टाइम कंप्लीट करने का जो है वो अल्टरनेट ही करेगा, P1 P2 P1 P2 P1 P2। तो क्यों बता रहे हैं, इतना बताने से पहले हम लिख दिए होते। अगर लिख दिए होते ना तो तुम हमेशा यही काम कर रहे होते। इसलिए क्या किए, एक पैटर्न बताए कि ऐसा पैटर्न जब आ जाए तो लिखने का जरूरत ना पड़े, टाइम को सेव किया जा सके। तो यहाँ क्या करेंगे, P1 आया और फिर इसके बाद आया P कौन सा, P1 और P3, 2 नहीं है 3 है। कितना कितना रन करवाया दोनों को, A 3 है और A भी 3 है, तो 2-2 रन करवाते हैं। क्यों 2-2 रन करवाते हैं फिर अभी बताएंगे। दोनों को 2-2 यूनिट टाइम रन करवा लो। तो क्या किए, P1 और P3 को इसको 2 रन करवाए, इसको 2 रन करवाए, टोटल 4 हुआ। 20 से ज्यादा कितना हो गया, अब 24, 20 से 24 पर चला गया है। दोनों में 2-2 माइनस भी कर लेते हैं। देखो 2-2 माइनस करने के बाद क्या होगा, इसको 2 माइनस किए 1 हो गया, इससे 2 माइनस किए फिर 1 हो गया। अब ये दोनों का 1 बचा है। उस ड्यूरेशन में जब ये 2 और 2 रन कर रहा था, ये लोग क्या कर रहा था, अपना आईओ टाइम कंप्लीट कर रहा था। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आईओ टाइम 2 यूनिट कंप्लीट किया, मतलब इसका बचा 1, इसका कितना बचा, इसका बचा 4। ये भी 2 यूनिट टाइम अपना जो है आईओ का कंप्लीट किया है। फिर देखो इसके बाद अब क्या होगा, अब दोनों 1-1 है, फिर से इक्वल है। इक्वल रहने पर क्या करेंगे, मिनिमम अराइवल टाइम, फिर से किसको चांस मिलेगा, P1 को ही। वो लोग क्यों नहीं एक बार लिखे थे, अभी बताएंगे क्यों नहीं लिखे थे। तो P1 आया, फिर से यहाँ कौन आया, अच्छा नीचे एक बनाते हैं। अब ओवर हो गया है ना, लास्ट में चला गया, लास्ट में शायद दिखे नहीं, फिर से लो यहाँ बनाते हैं। और लंबा ले आए, थोड़ा और पहले लाते हैं, क्योंकि फिर से स्पेस कम जाएगा अगर, तो एक एक बनाते बनाते नीचे चले जाएंगे। कैमरा जान लो यहाँ तक ही है, इसके नीचे कैमरा है, देखो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक ही है कैमरा, यहाँ तक होगा। क्यों, लाइन है यहाँ बनाया हुआ, इसीलिए तो लाइन बनाया हुआ है। चलो फिर क्या करेंगे, P3 के बाद अब P1 को शेड्यूल करेंगे। तो यहाँ कौन आया, P1। P1 कहाँ पर आया, टाइम क्या था यहाँ 24, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 24 से स्टार्ट हो गया। P1 कितना टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया, 1 के लिए, तो यहाँ क्या हुआ 25। तो P1 क्या किया, P1 हो गया कंप्लीट। तो अब क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा कलाकारी हम भी अपना दिखाते हैं। थोड़ा सा हमको इसमें से स्पेस दे दो, वो गब्बर जैसा नहीं है, ठाकुर अपना हाथ दे दो। अरे स्पेस मांगे हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, सेम चीज लिखेंगे थोड़ा छोटा में, क्योंकि वहां कुछ और लिखना चाह रहे हैं। अब तुम लोग समझ गए होगे क्या लिखना चाह रहे हैं, CPU टाइम, T से टाइम समझ लेना, ठीक। हमको कितना स्पेस चाहिए, हमको बस इतना ही स्पेस चाहिए, छोटा सा। ये देखो छोटा सा स्पेस चाहिए, क्यों, हम यहाँ कुछ और करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम लिखेंगे, ठीक। ये लो टाइम बना दिए। अब कुछ चलो तो आगे का अब करते हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 24 से 25 पर आया, P1 कंप्लीट हो गया है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम ब्लैक पेन से लिखते हैं, कुछ अलग दिखेगा है?
कहाँ कंप्लीट हुआ? 25 पर कंप्लीट हुआ है, तो ये हो गया 25। कौन कौन कंप्लीट किया? P1। तो उसके बाद अब कौन आएगा? P1 के बाद कौन अवेलेबल है? P3 अवेलेबल था। देख रहे हो यहाँ कंप्लीट हुआ था ना, तो कंप्लीशन टाइम लिखना था ना। मान लो यहाँ पर एक बार ऐसे ही एग्जीक्यूट करवा दिए होते तो हम लोग को टोटल क्या मिलता? 26 मिलता। फिर 25 कहाँ से अलग से दिखाना पड़ता, इसलिए हम सोचा अलग ही दिखाते हैं लास्ट वाले को। 25 इसका कंप्लीशन टाइम हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कौन प्रोसेस आएगा? ये तो अभी आईओ में ही है, ये भी कहाँ है? आईओ में ही है। तो एक सेकेंड, जब ये लास्ट वाला 1 किया है ना, इसका 1 भी आईओ अपना कंप्लीट कर लेगा। इसका 1 हो गया कंप्लीट, इसका 4 से आ गया 3, ये भी अब रेडी हो गया है और अब P3 भी रेडी है। देखो एक और कॉम्प्लिकेशन क्या है, अगर 3 को रन करवा दिए होते ना तो यहाँ पर इसको चांस नहीं मिलता। ठीक, क्यों? क्योंकि 3 से 1 कब आया था? जब यहाँ 2 के लिए हम करवाए थे ना पैरेलली में। 6 से 4 आया। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ चल रहा है गेम, कुछ गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। क्या गड़बड़ हुआ? इतना डेटा है इसलिए गड़बड़ हो गया है। 25 पर कंप्लीट किया, 5 से 3 आया। जब 5 से 3 आया, 3 से 1 आया है, उस इंस्टेंट टाइम में 2 रन किया, 2 रन किया, तो 5 से 3 नहीं 1 चला जाएगा। 5 से 2 कमा, 2 के बाद फिर से 2 कमा आया, हाँ, और 8 से 6 आया और 6 से 4 आया, 2 बार कम। हाँ सही है, चलो। तो अभी आया 3। हम एक्चुअली देख रहे थे क्या कि 2 यूनिट टाइम जो है रन करवाए थे एक साथ में। ऐसा तो नहीं है केवल एक ही बार 2 काटे, एक ही बार डिक्रीज किए 2, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं है। देखो 2 बार किए हैं। 8 to 6 आए थे एक प्रोसेस के लिए, एक ही अल्टरनेट ही मानो एक पेयर के लिए, और सेकंड पेयर के लिए 6 to 4 गए थे। यहाँ पर भी 5 to 3 गए, एक बार 2 कम किए, फिर 3 to 1 गए। यहाँ जब P1 अपना ये कंप्लीट किया तो ये अपना आईओ टाइम कंप्लीट कर चुका है P2। अब देखो क्या हो गया। हम लोग के दिमाग में उस समय क्या था, जो ये पैटर्न जो बन रहा है P1 और P3 का, ये आगे कंटिन्यू करेगा, P3 आकर एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अब नहीं कर सकता है। क्यों? लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम है और प्रीइम्पशन हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, P1 के बाद में ये तो कंप्लीट कर लिया है ना, ये नहीं किया है कंप्लीट, लेकिन ये अपना आईओ टाइम कंप्लीट कर चुका है। अब लॉन्गेस्ट कौन रह गया यहाँ पर? इसका 1 है, इसका 6 है, इसका 7 है। ये 6 लेकिन अवेलेबल नहीं है अभी, ये तो यहाँ है आईओ में, ये तो इसको कंपेयर नहीं करेंगे। ये कब अवेलेबल होगा? 3 बाद, 3 यूनिट टाइम बाद। इसका 7 है, इसका 1 है। 7 तो लॉन्गेस्ट है अभी। 7 से 1 का डिफरेंस कितना? 6 है डिफरेंस। 7 से 1 का डिफरेंस कितना है? 6 है, और ये 3 बाद ही अवेलेबल होगा। 3 तक तो इसको अभी रन करवा सकते हैं ना P2 को। P2 को 3 यूनिट टाइम रन करवाते हैं अब। P2 को 3 यूनिट टाइम जब रन करवाए तो क्या बन गया? 25 से 28। 28 बना, तो इसको डिक्रीज भी करेंगे। 3 यूनिट टाइम करवाए हैं तो 7 से कितना बन गया? ये बन गया 4। ये 3 कंप्लीट हो गया। P1 तो बाहर आ चुका है, कंप्लीशन टाइम इसका हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। P3 था इसका, लेकिन 1 है। हम लोग को क्या चाहिए? लॉन्गेस्ट चाहिए। ये अभी फिर से नहीं शेड्यूल होगा, फिर से वेट करेगा अभी, जब तक इसको चांस ना मिले। चांस कब मिलेगा? जो लॉन्गेस्ट के इक्वल कम से कम आ जाए, लॉन्गेस्ट ना भी रहे तो, क्योंकि 1 है अभी, लॉन्गेस्ट कब बनेगा? सब कंप्लीट होगा तभी बन सकता है। कम से कम इक्वल आ जाए तो राइवल टाइम से कुछ देख सकते हैं इसका हिसाब किताब।
तो अब ये दोनों में कौन है, P2 और P4। P2 और P4 में लॉन्गेस्ट कौन है, P4 है। अब तो यहां पर क्या करेंगे, P4 को शेड्यूल किए। अब देखो इतना गैप क्यों ज्यादा दे रहे हैं, गैप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब पता है थोड़ा देर में कंप्लीट होगा, जो थोड़ा आराम से फैल रहेगा सब प्रोसेस। फैल मतलब ज्यादा स्पेसियस होता है, जो लोग नहीं लैंग्वेज समझ पा रहे होंगे। चलो फिर P4 आया, P4 है 6, ये है 4, मतलब कि 2 यूनिट टाइम रन करेगा जब ये, तब तक P2 को कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, क्योंकि एक करेगा तो 5 आएगा, 5 में भी बड़ा यही रहेगा, 4 आएगा, तब ये इक्वल होगा। ये तो 1 है, बहुत ही छोटा है, इससे पहले इससे ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो 2 यूनिट रन करवाते हैं P4 को। 28 से कितना हो गया, ये बन गया 30। तो P4 अब 30 पर आ गया है, मतलब इसका 2 यूनिट एग्जीक्यूशन हो गया। 2 यूनिट मतलब कि 2 हुआ है तो 4 बना है, 6 - 2 4। चलो अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल में अराइवल टाइम कम किसका है, ये क्या है, P2 है। P2 का अराइवल टाइम कितना, 5। P4 का अराइवल टाइम कितना, 8। अराइवल टाइम कम किसका है, P2 का है। तो पहले शेड्यूल कौन होगा, पहले शेड्यूल P2 होगा। कितने टाइम के लिए, 1 के लिए। क्यों, क्योंकि एक एग्जीक्यूट करेगा, फिर इसके बाद ये भी रेडी है ना, ये भी एग्जीक्यूट करेगा ना, कि जब 4 से 1 करके 3 आएगा तो ये 4 रहेगा, लॉन्गेस्ट ही बन जाएगा। फिर उसके बाद यही दोनों में कंपैरिजन चलेगा कितना टाइम तक, जब तक 3 दोनों ना हो जाए एग्जीक्यूट। 3 यूनिट इसका भी हो जाए, 3 यूनिट इसका भी हो जाए, तब क्या होगा, ओवन आ जाएगा। ओवन में एक और भी, जैसे ये दोनों में इक्वल में कंपैरिजन में क्या है, P2 जीत रहा है। क्यों, अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग जीत जा रहा है। तो क्या होगा, P2 P4 फिर से P2 P4 फिर से P2 P4, 3 बार किया तो क्या हो गया, दोनों में बचा कितना, 4 - 3 1, 4 - 3 1। अब 1 1 1 तीनों में कंपेयर करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको P2 को और P4 को 3 यूनिट टाइम अल्टरनेट, ऐसे P2 P4 अल्टरनेट करके रन करवाएंगे। तो हम यहाँ लिखने के लिए एक बार में ही साथ में लिखते, 3 इसका टोटल 6। तो क्या हुआ, P2 यहां है, P4 यहां है, दोनों को टोटल 6 यूनिट रन करवाए। अल्टरनेट ही रन कर रहा है, हम यहां पर ऐसे लिखे हैं, लेकिन रन कर रहा है अल्टरनेट। तो कितना हुआ ये, 36। 30 यहां, 3 इसका रन किया, 3 इसका रन किया, 36 हो गया। तो ये कितना कम के हो गया, ये 4 से 1 बन गया, ये भी 4 से 1 बन गया। अब लग रहा है आराम, अब इंड होने वाला है प्रोसेस। चलो अच्छा बात है। अच्छा ये देखो, जहां जहां ऐसा है ना, हम ऐसे जिगजैग बना देते हैं लोग कि अल्टरनेट रन कर रहा है। और कहां पर किए थे, यहां पर किए हैं ना, ये ऐसे कर देते हैं, अल्टरनेट ही रन कर रहा है, हम एक बार में लिखे हैं केवल। और कहीं किए हैं, हाँ यहां पर किए हैं। और इसको यहां लिख देते हैं क्या, अल्टरनेटली रनिंग। ये अल्टरनेट ही रन कर रहा है, 1 3 2 1 3 2 ऐसे करके। सेम यहां भी है, सेम यहां भी है। ठीक, ये सिंबल हो गया अल्टरनेट के लिए। मान लो बाद में मान लो नोट्स में नहीं ध्यान रहे, इसके लिए बना लेना तुम लोग भी। चलो फिर, क्योंकि नोट्स में क्वेश्चन है नहीं, ये क्वेश्चन इतना हम नोट्स में कैसे लिखेंगे, रामायण महाभारत जैसा कैसे लिख पाएंगे। इसलिए हम समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, टाइम देकर समझाएंगे। लिखना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग शायद लगता है। चलो फिर, अब कहाँ चले आए, अब आए P2 P3 P4, तीनों ही इक्वल है। 3 प्रोसेस है, तीनों इक्वल है। इक्वल रहने पर क्या करेंगे, मिनिमम अराइवल टाइम पर जाएंगे।
देखेंगे ये तीनों प्रोसेस में अराइवल टाइम मिनिमम किसका है? ये तीनों में कौन है? P3 का अराइवल टाइम सबसे कम है। तो कौन शेड्यूल होगा? यहाँ होगा P3। अब P3 हैप्पी हो गया। चलो एट लास्ट चांस तो मिला। कब से 1 के लिए वेट कर रहा था। मतलब कभी देखे होगे लूडो खेलने में लास्ट में एक आना बचा हुआ है, एक में रेड हो जाएगा, लास्ट वोट ही बचा हुआ है, एक आ ही नहीं रहा है। उस टाइम में क्या है 5-6 आ रहा है, बताओ यूज ही नहीं उसका था, तो इसको मिल गया अभी टाइम। तो P3 है ना, ये P3 कंप्लीट हुआ कब हुआ? 36 से एक एग्जीक्यूट किया तो 37। इसका कंप्लीशन टाइम क्या हो गया? इसका कंप्लीशन टाइम हो गया 37। नहीं, ब्लैक से लिखना है, ब्लैक से लिखेंगे। कलर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये बात पक्का है, जान लो। कलर वही रहेगा जो दिखने में अच्छा लगे और डिफरेंशिएट भी कर पाए। 37 ये कौन है? P3 है। अब है P3 कंप्लीट हो गया है, P1 भी कंप्लीट हो गया है। अब कौन आएगा देखते हैं। अब बच्चा ए भी ओवन है, ए भी ओवन है। ये दोनों में मिनिमम कौन है? 5 और 8 में मिनिमम कौन है? 5 है, मतलब P2 आएगा। तो यहाँ अब आया P2। P2 आया कितना के लिए? एक ही बचा ही है एक, तो अच्छा इसको कट कर दो, लो इसको कट कर देते हैं क्योंकि कंप्लीट हो गया है। एक ही बचा है, एक के लिए रन करेगा तो 37 से कितना हुआ? 38। P2 कंप्लीट हो गया ना। P2 में एक खत्म हुआ, खत्म हो गया काम। तो P2 का कंप्लीशन टाइम कितना हुआ? 38 हुआ। तो P2 का कंप्लीशन टाइम देखो ये 38। अच्छा से 8 लिखते हैं। लो हो न हो कैमरा में साफ ना आए तो गड़बड़ होगा। यह डिजाइन वाला 8 है। चलो P2 हो गया कंप्लीट। उसके बाद कौन बचा है? बस P4 बचा है, एक ही प्रोसेस है, रन करवाओ। P4 38 प्लस 1 कितना हुआ? 39। तो P4 का कंप्लीशन टाइम कितना हो गया? इसको पहले कट करो। P4 का कंप्लीशन टाइम हो गया 39। अब हम लोग क्या क्या कर लिए? कंप्लीशन टाइम निकाल लिए। बस यही तो चाहिए था। अब हम लोग बादशाह हो गए। तो क्या करेंगे? अब हम बैठ कर बताएंगे। ए लाओ चेयर, अब आराम से बैठ कर करेंगे। क्या है? कंप्लीशन टाइम P1, P2, P3, P4 सबका लिख चुके। इसके बाद क्या क्या लिखना रहता है हम लोग को? हम लोग को लिखना रहता है क्या? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और क्या? कंप्लीशन के बाद टर्न अराउंड टाइम आएगा ना। कैसे आएगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम एक ही है ना, सीपीयू टाइम 2 बार रिपीट हुआ है, अराइवल टाइम एक बार ही है। सब में देखो अराइवल तो एक ही बार होगा ना, प्रोसेस आया है, क्रिएट होकर रेडी स्टेट में आया, तो कब क्रिएट हुआ? क्रिएशन तो एक ही बार हुआ है, मतलब कि अराइवल टाइम सबका सिंगल ही है। तो टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या करेंगे? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना है? 25 माइनस अराइवल टाइम कितना है? 1 है। इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हुआ? 25 माइनस 1 24। सेम इसका भी होगा 38 माइनस 5 37 माइनस 3। ये क्या होगा? टर्न अराउंड टाइम हो गया। क्या? TAT। अब इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, लाइन से लिखेंगे। P1 P2 ऐसे लाओ लिख दो यार। P1 P2 P3 P4 सबका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? यहां लिखते हैं। P1 का कितना है? 25 माइनस 1 मतलब 24। फिर 38 माइनस 5 कितना हुआ? 33। 37 माइनस 3 कितना हुआ? 34। फिर
39 माइनस 8 कितना हुआ? 31। बोलोगे अब टर्न अराउंड आप क्यों फाइंड किए? पहले तो क्वेश्चन में नहीं किया करते थे, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन है, हम भी समझ रहे हैं, अभी समझने में माइंड बॉगलिंग टाइप का हो रहा होगा, कब से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है ना, केवल आईओ टाइम के चलते नहीं हुआ है, आईओ और सीपीयू मिक्स हुआ है, वो भी एक रीजन है। एक और रीजन है, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट खुद में एक कंज्यूमिंग वर्क है, वो खुद में टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बार बार प्रीएम्पशन होता है उसमें। क्यों? जो लॉन्ग प्रोसेस है थोड़े टाइम बाद वो लॉन्ग नहीं रहता है, कोई और लॉन्ग हो जाता है। तो दोनों का मिक्सअप है। इससे टफ क्वेश्चन शेड्यूलिंग में नहीं फ्रेम होगा। हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ और ट्रिकी पूछा जा सकता है, कहीं पे कुछ वैल्यू मिसिंग रहे वैसा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इससे लेंदी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब लेंदी बोलोगे तो क्या करोगे? जो 4 बार आईओ लाएंगे, सीपीयू आईओ सीपीयू आईओ सीपीयू आईओ, वो आवारागर्दी हो गया बहुत ज्यादा। तो चलो, टर्न अराउंड टाइम हो गया ना, कंप्लीशन टाइम कर लिए हैं, टर्न अराउंड टाइम कर लिए। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वेटिंग टाइम। उसके बाद क्या आएगा? रिस्पॉन्स टाइम। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे? तो वेटिंग टाइम के लिए टोटल टाइम देखेंगे, सीपीयू का, आईओ का, फिर सीपीयू का। एक टोटल टाइम है जो उसका काम का टाइम है। सीपीयू या आईओ भी कर रहा है, वेट तो कर रहा है, लेकिन आईओ वेट स्टेट में है, वो शेड्यूलर के चलते नहीं वेट कर रहा है, तो अपना काम किया है ना। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस क्या करेंगे? ये टोटल टाइम जो एग्जीक्यूशन टाइम है, तो यहाँ वेटिंग टाइम आएगा, फिर इसके लिए भी वेटिंग टाइम आएगा, इसके लिए भी वेटिंग टाइम, इसके लिए भी वेटिंग टाइम। फिर रिस्पॉन्स टाइम के लिए क्या करेंगे? रिस्पॉन्स टाइम हम बताएंगे, ठीक, ये पक्का बताएंगे। क्यों? P1 को पहली बार रिस्पॉन्स कब मिला? स्टार्ट का P1 बहुत बड़ा है, देखो P1 यहाँ भी है, 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 बहुत जगह यहाँ तक है। P1 को पहला रिस्पॉन्स कब मिला? 1 पर। पहला रिस्पॉन्स यही है ना P1 का। तो 1 माइनस अराइवल टाइम, P1 का अराइवल टाइम कितना है? 1 है, मतलब P1 का रिस्पॉन्स टाइम कितना हो गया? 0। क्यों? 1 माइनस अराइवल टाइम, फर्स्ट रिस्पॉन्स 1 माइनस अराइवल टाइम, 1 माइनस 1 0 हो गया। फिर P2 का क्या होगा? P2 देखो पहली बार कब आया, ऐसे चलते जाएंगे गेंद चार्ट में देखेंगे, P2 7 पर आया है, 7 इसका फर्स्ट रिस्पॉन्स है। तो 7 माइनस उसका P2 का अराइवल टाइम कितना है? 5 है। 7 माइनस 5 मतलब कि ये हो गया 2। उसके बाद P3 का देखेंगे, P3 का यहां से चलो फिर से देखो, P3 पहली बार यहां आया है 4 पर, ये 4 हो गया फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम। 4 माइनस इसका अराइवल टाइम, किसका? P3 का। P3 का अराइवल टाइम कितना है? 3 है, और यहां पर 4 है, मतलब 4 माइनस 3 तो 1 हो गया, ठीक। इसके बाद कौन बचा? P4 बचा है। P4 यहां से देखते जाओ, P4 नजर नहीं आ रहा है, आ गया, ये देखो यहां आया P4। P4 का कितना है रिस्पॉन्स टाइम, फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम? 17। अराइवल टाइम कितना है? 8। 17 माइनस 8 करेंगे तो कितना बचेगा? 9। 9 ही है ना, 9 8 17 होता है, 9 ही है। तो ये हो गया रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम के लिए भी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम अगर पूछ दे तो सबको ऐड कर लेना है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ कितना प्रोसेस है? P1 P2 P3 P4 4 प्रोसेस है, तो डिवाइडेड बाई 4। वेटिंग टाइम का भी एवरेज करना रहे तो क्या करेंगे? वेटिंग टाइम का सम करेंगे और डिवाइडेड बाई, वैसे ही जैसे यहाँ 4 किए यहाँ भी डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। टर्न अराउंड टाइम का एवरेज करना रहे तो क्या करेंगे? ये सब को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। ये कौन करेगा डिवाइडेड बाई 4? सम कौन करेगा? तुम करोगे। क्यों? हम अपना काम किए न थे, देखो सॉल्व करवाया ना क्वेश्चन, तो सब काम थोड़ा ही हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब पानी पिएंगे, तुम भी पानी पियो। कुछ लोग सोच रहा होगा
अच्छा आपके बोलने पे पानी पियेंगे? हाँ, हम पी लिए पहले ही, तो अच्छा बात है, पी लिए तो हम भी पी लेते हैं। एक बार देखो पूरे क्वेश्चन को, एक बार देखो अच्छे से। चलो एक काम तो हो गया पानी पीने का। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। चेयर को थोड़ा साइड करते हैं। चलो फिर इसको देख लो अच्छे से, ठीक ना। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो, साइड में आ गए, एक बार रोक लो, एक बार पूरे अच्छे से देखो, फिर आगे का कंटिन्यू करना वैसे ही। और एक और क्वेश्चन में कुछ और डेटा एंट्री करके कुछ और डाल लेना यहाँ पर, और उसके बाद फिर से इसको सॉल्व कर लेना। इसको एक बार और देख लो अच्छे से पॉज करके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसा एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो सिली मैट्रिक्स, इसमें कोई नंबर ज़्यादा तो है नहीं। मैक्सिमम कितना जाता है? 10 20, देखो 40 तक भी नहीं पहुंचा है। सम करोगे 150 भी नहीं आएगा। तो इसीलिए छोटा छोटा ही नंबर है, लेकिन वो मल्टीपल टाइम्स आएगा।